हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, यदि आप आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड विज्ञान विषय से तैयारी करके वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं, तो मैं भी विज्ञान से वरिष्ठ अध्यापक हूँ और एक साधारण स्टूडेंट रहा हूँ अपनी पढ़ाई के दौरान, जिसने 60, 62, 65% तक के अंक हासिल करते हुए ग्रेजुएशन, बीएड, 10, 12 सारे एग्ज़ाम इसी लेवल से निकाले। लेकिन जिसने आरपीएससी में ऑल ओवर राजस्थान में 16वीं रैंक हासिल की थी और थोड़ा रिजल्ट संशोधित हुआ था तो फिर एक स्थान और सुधर गया और 15वीं रैंक लगी थी। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो विज्ञान से तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक बहुत ही ज़्यादा साधारण स्टूडेंट आरपीएससी में टॉप रैंक निकाले, कैसे निकाल सकता है। इसके बारे में अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को इस तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। विशेष करके उनको जो अपने स्टाफ मतलब साधारण परसेंटेज वाले, सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठने वाले और ये सोच के चलने वाले कि जिस दिन हम नहीं जाएंगे उस दिन क्लास का चलना ही मुश्किल होगा, बिंदास रहने वाले, पढ़ते समय इधर बिल्कुल भी जोर नहीं देने वाले। जितना पढ़ा है ना वहाँ तक कभी जोर दिया ही नहीं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी जो ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा होशियार है, हो सकता है उनको लग जाए नहीं मार साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक साधारण स्टूडेंट और अचानक से आरपीएससी में 16वीं रैंक कैसे आ गई। हाँ, ये मत सोचना कि मार साहब कोई पेपर को जुगाड़ किए हुए। पेपर का जुगाड़ मैंने नहीं किया था, पेपर तो आरपीएससी ने खुद दिया था एग्ज़ाम के समय, बस वही आया था, उसके अलावा नहीं आया था। नहीं, क्या करें, धारणा ऐसी लोगों की बन चुकी है, जब भी कोई लड़का ऐसे अचानक से ढंग के परसेंटेज वगैरह बना लेते हैं तो दिमाग में यही निकल गया था कि सेटिंग ही भाई। तो हमारी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं थी। बोर्ड के ऊपर 2013-14 और 2018 की कट ऑफ दे रखी है साइंस सब्जेक्ट की। 2013-14 में जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, जनरल की कट ऑफ 262, ओबीसी की 251। 2018 में कट ऑफ रही है 227 जनरल की, 221 ओबीसी की। इन कट ऑफ को देख के एक बात क्लियर हो जाती है कि यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से अपने सिलेबस को एक अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, तब तक डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यूँ टॉप रैंक से हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ बातें यदि आप फॉलो करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात ये है कि पढ़ाई केवल आरपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए करें, ज्ञान अर्जित करने के लिए बिल्कुल नहीं करें। कई लोगों को ऐसा लगता है जब पढ़ने बैठते हैं ना तो ज्ञान अर्जित करते हैं, बस काम आए ना, नहीं करना आपने ज्ञान अर्जित। अपन को ज्ञान उतना ही अर्जित करना है जितना परीक्षा में चाहिए। बाजार में क्या होता है, जब परीक्षा होती है तो बहुत बड़ा मेला लगता है किताबों का, पहाड़ के पहाड़ खड़े हो जाते हैं दुकानों पे। और अपन क्या करते हैं, जिस जिस किताब पे वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान लिखा मिलता है उठा के ले आते, फिर बैठ के सोचते हैं ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, उधर से पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ज्ञान है काम आएगा, बच्चों को देंगे। नहीं, बच्चों को तो तब दोगे जब इतने नंबर ला पाओगे, और ऐसे ज्ञान इकट्ठा किया तो नंबर आएंगे ही नहीं इतने। बच्चों को ज्ञान सरकार देने ही नहीं देगी। आप तो कहोगे कि हम बच्चों को ज्ञान देंगे, सरकार कहेगी हाँ थार ज्ञान खोला। जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बस होता है, इतना ही याद रखना है। क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है,
कैसे आया, ये सब पढ़ेंगे अपना सेकंड ग्रेड बनने के बाद। जब बच्चों को ज्ञान देने की आवश्यकता होगी ना, तब। अभी तक ये नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? दूसरी बात, उस सब्जेक्ट को पकड़िए जिससे लोग डरते हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते, दिन में तारे दिखने लग जाते हैं। आप उसी को पकड़ो, इधर आ, मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे पास करवा, जा किधर रहा है। जैसे बायो वालों को फिजिक्स से दिन में तारे दिखते हैं, आप उन्हीं को पकड़ो। पहला पेपर नाम सुनते ही साइंस वालों के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा फिट है कि ये हमारी जीके में जय बोली हुई है। आपको उसी की तैयारी करनी है। डरते हैं का मतलब भीड़ दूसरी तरफ भागेगी और आप भीड़ से हट के भागिए। डेफिनेटली सक्सेस वही होते हैं जो भीड़ से हट के अपना रास्ता अलग बनाते हैं। जहाँ पूरी भीड़ जाती है वहाँ सक्सेस की संभावना घट जाती है, जहाँ कम भीड़ जाती है वहाँ सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इन्हीं को रटकाओ जिनसे लोग डरते हुए भागते हैं। तीसरी बात, जिन विषयों में आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो। मतलब जो दुखती रग है ना, उसको सुधारो। मान लो कोई क्रिकेटर है, शॉर्ट पिच बॉल से बहुत डरता है, बाकी क्षेत्रों में ये फ्लिक पे छक्का, ये इनसाइड आउट छक्का, ये स्टेट में छक्का, शॉर्ट पिच बॉल आए तो यूं धूजे। यदि वो अपनी इस कमजोरी पे काम न करे, मैदान पे खेलने जाए, तो मैदान में उतरते ही उसके दिमाग में यही बात रहेगी कि यदि शॉर्ट पिच बॉल आ गई तो क्या करूँगा, और एक भी बॉल शॉर्ट पिच पड़ी वो आउट। लेकिन यदि वो इस शॉर्ट पिच पर ही ज़्यादा काम करे, इस शॉर्ट पिच बॉल को खेलने पर ही ज़्यादा काम करे, बाकी वाले तो उसके वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, तो उसके लंबी पारी खेलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मान लो आपकी फिजिक्स कमज़ोर है, बायो बहुत मजबूत है, 50-50 दोनों के सवाल हैं, बायो में आप मेहनत करेंगे, अभी आप 40 सवाल तक जा रहे हैं, मेहनत कर लेंगे 45 तक जाएंगे। और मान लो फिजिक्स में आपके 10-15 ही सवाल हो रहे हैं, मेहनत करेंगे 30 तक जाएंगे। उधर 5 सवाल का फ़ायदा, इधर 15 सवाल का फ़ायदा। मैंने भी ऐसा ही किया था फिजिक्स, और पहले पेपर को ऐसा घोटा रैंक अपने आप ही लिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। पहले पेपर में मेरे साथ पढ़ने वाले विज्ञान लड़कों ने जो परीक्षा दी थी, उनके नंबर नहीं आए थे, 50 सवाल भी सही नहीं हुए, 40-45 पे अटके हुए थे, और मेरे आगे थे 72 निकल गए आगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि लोग कुछ विषयों को यह कह के छोड़ देते हैं कि इनको अपन पढ़ेंगे एग्ज़ाम के समय, 10-15 दिन रहेंगे तब पढ़ लेंगे, छोटी चीज़ है, क्या है। आप उनको पहले दिन से पढ़ो। जैसे शिक्षण विद्या सामान्यतः इस श्रेणी में रखते हैं लोग, और साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एग्ज़ाम के अंदर जब सवाल आता है ना, तो चारों ऑप्शनों में उत्तर दिखता है, पता नहीं चल पाता है। तो लास्ट के समय पढ़ोगे, आपाधापी में पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा, चारों ही उत्तर दिखेंगे। और यदि साल भर इनको पढ़ोगे, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। इतना छोटा सा सिलेबस है, इतने सारे सवाल हैं। छोटा सिलेबस 20 सवाल, छोटा सिलेबस 20 सवाल, बड़ा फ़ायदा दे जाते हैं। और ये सब मिल करके आपको धक्का देंगे बाकी वालों से बहुत ही आगे। ये 4 बातें गांठ बांध लो, खुलने मत देना जब तक परीक्षा देते हो तब तक। डेफिनेटली आप बाकी वालों से बहुत आगे निकल जाओगे। फिर अपनी दी बात करते हैं सेकंड ग्रेड साइंस पेपर की। तो आरपीएससी 2 पेपर करवाती है, एक फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है करने के लिए। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है। पहले पेपर के अंदर इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मिलेगा आपको। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सब कुछ आएगा। राजस्थान समसामयिकी,
तुरंत की जो 12 महीने 1.5 साल की घटनाएं होती है उनमें से सवाल पूछते हैं। भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान, जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में था वो भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान में भी सेम टॉपिक हैं, पूछे जाते हैं। और शिक्षा, मनोविज्ञान, इसमें से ये जो 3 टॉपिक हैं ये अलग टाइप के हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसकी अलग से बुक आएगी, अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों आपको एक साथ मिल सकते हैं। अब जब भी इनको पढ़ने की बारी आती है कि कौन सी को किस किताब से पढ़ें, तो बहुत सारे ऐसे आपको YouTube पे या कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो आपको सजेशन मिलेंगे कि इसको इस किताब से पढ़ लो, इसको इस किताब से पढ़ लो, इसको इस किताब से पढ़ो, इसको इससे पढ़ो। जब इतना सारा करते हैं ना तो ये विज्ञान वालों के लिए एक जंजाल की तरह दिखता है बहुत ही। एक तो जीके में अपने वैसे ही डरते, अपन को तो वैसे ही लगता है जीके वहाँ में जे बोल उड़ी है ना, डर तो वैसे ही लगता है। और ऊपर से जब इतनी सारी किताबें सुनते हैं तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग में ये धरती घूमने लग जाती है। केवल एक गाइड से भी काम चला सकते हैं, कोई सी भी एक गाइड उठा के पढ़ लो। आजकल क्या है ना, गाइड वाले भी पुराने एग्ज़ाम के पेपर वगैरह देख देख के उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड कर करके सामान्यतः जो आपका आरपीएससी का या जो सिलेबस होता है उस सिलेबस की सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देते हैं। मैंने तो कहा था ना आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको केवल एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप एक गाइड को ही बार बार पढ़ के, और जब साइंस वाले इस चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उनकी एक साथ दिक्कत ये भी आती है कि उनको लगता है कि यार ये तो हमें याद ही नहीं हो रहा। उनका हक भी है, उनको लगना भी चाहिए बेचारों को, क्योंकि 10वीं के बाद कभी जीके वीके तो देखा ही नहीं है ना। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं कभी जीके देखा ही नहीं, 16वीं तक अब 16वीं तक जीके नहीं देखा है तो दिक्कत तो आएगी ना। इसलिए थोड़ी समस्या आती है। लेकिन जब आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, देखो रिवीजन तो करना पड़ेगा, तो 3 एक बार तक रिवीजन कर लोगे ना तो ये चीज़ें आसान लगेगी और बहुत ही सरल है। बस केवल पढ़ना ही तो है, करना क्या है। मैं तो कहूँ इनको पढ़ के इतनी बार रिवाइज करो कि किताब के नीचे अंडरलाइन कर करके पन्ने की एक एक लाइन बाहर आ जाए फट के, समझ में आया ना। इससे याद हो जाएगी सारी की सारी, सब सामने पड़ी रहेगी। शिक्षा मनोविज्ञान की अलग से बुक आती है, किसी ढंग के राइटर के ले आओ, अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगी। जब बात करते हैं राजस्थान समसामयिकी की, तो इसमें क्या है, मासिक किताबें आती बहुत सारी निकल के। इसमें जो मुझे सबसे बेस्ट लगी, बढ़िया लगी, वो आती लक्ष्य की। मासिक अंक आता है, फिर त्रैमासिक अंक आता है, इसका अर्धवार्षिक अंक भी आता है, वार्षिक अंक भी आता है। मंथली पढ़ते रहो, बीच में बड़ा अंक आए उसको पढ़ लो ताकि पीछे का रिवीजन हो जाए। फिर आगे मंथली पढ़ते रहो, जब वार्षिक अंक आए तो पढ़ लो, पूरे साल का रिवीजन हो जाएगा। फिर वार्षिक अंक को ही पढ़ते रहो, बाकी छोटी छोटी जो पढ़ रखी है साइड में कर दो, उनको अच्छे से कवर हो जाएगा। 10 सवाल आते हैं इसमें से 20 नंबर के। तो ये आपका हो गया पहला पेपर कवर। नेक्स्ट अपना आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर 150 प्रश्न, 2.5 घंटे का समय। इसकी तुलना में यहाँ समय थोड़ा कम मिल पाता है। यहाँ पे 2 घंटे में 100 प्रश्न है, यहाँ 2.5 घंटे में 150 सवाल है। और ऊपर से इनमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं थी, सीधे सीधे सवाल थे। इनमें थोड़ी कैलकुलेशन आती है, फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उनके अंदर बहुत सारी गणना करनी पड़ती है। तो हो सकता है थोड़ा ये पेपर लेंथी लगे, थोड़ा लंबा लगे। इसमें भी 3 पार्ट में बांट रखा है। पहला है 12th स्तर तक का पेपर, सबसे ज़्यादा लोग इसी के पीछे भागते हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देते हैं। इसमें भी 2 पार्ट। जो बायो वाले लड़के हैं ना, वो अमूमन बायो और केमिस्ट्री पर ही ध्यान देते हैं, फिजिक्स को अवॉइड करते हैं, नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ उनकी भूल होती है। आप तीनों हिस्सों को बराबर समय दें। उल्टा फिजिक्स में कमज़ोर हैं तो उसको ज़्यादा समय दें। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते समय स्नातक स्तर तक वाले टॉपिक को भी दिमाग में रखें, क्योंकि जब आप स्नातक स्तर वाले टॉपिक को देखेंगे तो इसमें 11th और 12th वाले बहुत सारे टॉपिक वापस दे रखे होते हैं। यदि उनको यहाँ आप डूब के बड़ी गहराई से पढ़ लेंगे तो फिर आपको यहाँ आके दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से क्लियर हो जाएंगे वो। और जो बच्चे खुचे टॉपिक हैं जो 11th 12th में नहीं आए हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, यदि यहाँ पढ़ लिया तो यहाँ देख भी सकते हो दोबारा, ऐसी बात नहीं कि इनमें से नहीं देखें। इसमें भी ये बात आएगी कि इनको कौन सी बुक से पढ़ें। तो एक बात हमेशा गांठ बांध लो गिन के, साइंस के लिए कोई गाइड नहीं होती मार्केट के अंदर। इनके तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ,
इससे बेस्ट कोई तरीका ही नहीं है। इस पेपर में आप नोट्स न भी बनाए चलेगा, साइकोलॉजी के बना ले, इन 3 टॉपिक के न भी बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यदि बना लेते हैं तो सोने पे सुहागा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसमें नोट्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजी के बना लीजिए। इसमें बुक कौन सी पढ़ें? NCERT लारे पीलियो रोग। यदि आप RPSC का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं NCERT से सब कुछ हो जाता है। और पढ़ते समय जैसे मान लो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आसपास के जितने भी दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट हो, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हो, ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं, आप उनके पेपर को लाओ और उनमें से फिजिक्स के जो छोटे छोटे सवाल हैं 12th स्तर के बहुत ही हल्के हल्के, उनको आप देखिए। लंबी कैलकुलेशन वालों की RPSC में कोई जगह नहीं है, और वो छोटे छोटे हूबहू सवाल उन एग्ज़ाम से उठा के RPSC दे देती है। फ़ायदा मिल जाएगा यदि आप वहाँ से उन पेपर को साथ में रख के पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। स्नातक स्तर तक जो आपका स्नातक में सब्जेक्ट है उसी में से सवाल आएगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में से, बायो है तो बायो में से, फिजिक्स है तो फिजिक्स में से, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट होंगे, दोनों में से आएंगे। आपने जो भी BSc के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान जो बुक्स पढ़ी है, जो किताबें पढ़ी है, आप उन्हीं को पढ़िए। किसी नई किताब की, किसी नए कोचिंग की, किसी नई क्लास की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उनको उठाइए, देखिए, पढ़िए, उन्हीं में से सवाल आएंगे, बिल्कुल सरल सरल। डीप में यदि जाके सवाल पूछते तो 12th स्तर तक कैसे पूछेंगे, इसमें इतना गहराई से जाके नहीं पूछते। नेक्स्ट आती शिक्षण विद्या। मैंने कहा था पहला पेपर सिलेक्शन की चाबी है, उस चाबी का एक हिस्सा ये भी है। लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, पहले पढ़ लो। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल साधारण से सवाल आते हैं इसमें से। तो ये आपका हो जाता है द्वितीय प्रश्न पत्र। नेक्स्ट एक सवाल अमूमन लड़कों के दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इसके उत्तर भी बड़े अजीब अजीब मिलते हैं। कई सारे ऐसे लोग कहते हैं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से कुछ भी हो सकता है, सेल्फ स्टडी से ये वो सारा किया जा सकता है। जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं 12th ग्रेजुएशन लेवल तक के सारे, उनके लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो कोचिंग के पीछे से मत जाना, क्योंकि कोचिंग वालों को पता चल गया ना ये साइंस की सेकंड की तैयारी कर रहा है, वो उठा के ले जाएंगे ज़बरदस्ती अंदर। आपको तो कोचिंग की हवा ही नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही 12th मजाक मजाक में हो गई, वो पीछे वाली बैच पे बैठ गए, ऐसे ही बिना दिमाग पे जोर दिए, कोई कॉन्सेप्ट अपन को नहीं पता क्या होता है। जब हाइड्रोकार्बन देखते हैं तो भी ऐसा दिखता है यार क्या ये कन खजूरा बना के रखा है, तो उनके लिए कोचिंग ज़रूरी हो जाती है। भाई जैसे मान लो पीछे कोरोना था, 11th 12th के कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह गए। ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट 2-2 साल तक क्लास नहीं लगी, पता ही नहीं चला क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ग्रेजुएशन में हुआ है, अपन बहुत पीछे रह गए हैं। तो अपन को कोचिंग लेनी चाहिए। और ये जो आपको लगता है कि ये मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे इसमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेथड आप पहली बार पढ़ रहे हैं, हालांकि मेथड भी इतना कोई ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी 15-20 दिन की क्लासेज आती है ऑनलाइन, यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाती है, आप ले सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और 15-20 दिन की क्लास शिक्षा मनोविज्ञान की होती है, आप इसकी भी कोचिंग ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होंगे, आराम से नोट्स बन जाएंगे, महीने भर में दोनों क्लियर हो जाएगी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, कोचिंग ले सकते हैं। और कोचिंग में भी आजकल 2 ऑप्शन मिलने लग गए हैं, एक ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं तो यही कहूँगा ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और जब चाहे तब क्लास को खोल के देख सकते हो। क्लास हुई, फ़ोन में सेव कर ली, जब इच्छा हुई तब देख ली, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्लास के अंदर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। कॉन्सेप्ट वही जिसी तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो इजीली आप घर पे बैठ के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि नहीं मैं तो घर पे नहीं बैठ सकता, तो फिर आप रूम लेके रह सकते हो, लेकिन कोचिंग फिर भी जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन देख लीजिए, छोटी छोटी क्लासें 10-15 दिन की आराम से हो जाएगी। एक क्या होता है, सवालों के अंदर माइनस मार्किंग होती है 1/3 की, है ना। तो बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि कौन से सवाल को अटेंड करें, कौन से को छोड़ें, बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं।
यदि आप सवाल कर रहे हैं, सवाल करते करते आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं जिनमें से 2 ऑप्शन हट जाते हैं, आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल 2 ऑप्शन है, मतलब सवाल के सही होने की संभावना है 50%। ऐसे किसी भी सवाल को आप छोड़ेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। आप मान लीजिए 12 सवाल करते हैं, 12 में से मान के चलो 6 गलत होते हैं, 6 सही होते हैं। 6 सही होने पे 12 अंक मिलेंगे और 6 गलत होने पे 1/3, 2 सवाल कटेंगे का मतलब 2 गुणा 2 4 नंबर कटेंगे। 12 सही हुए, इसमें से 4 नंबर कटे, आपका शुद्ध फायदा होता 8 नंबर का। तो करने में घाटा है कि नहीं? छोड़ने में घाटा है, छोड़ने में घाटा है। तो सवाल को करिए, बिंदास होके करिए। ऐसा दिख जाए तो उसको तो लपेट के करना है, छोड़ना ही नहीं है, जाने का मौका ही नहीं देना कहीं भी। और फिर यदि आपको ये लगता है कि नहीं यार इतने नहीं होंगे, मेरे ज़्यादा गलत हो जाएंगे, मान लो आपके 9 गलत हो जाते हैं और 3 ही सही होते हैं, तो 3 सही होने से 6 नंबर मिले और 9 गलत होने से कितने कटे? 3 गुणा 2 6 नंबर कटे, 6 मिले और 6 कटे, फिर भी घाटा नहीं। यदि 12 में से 9 सवाल आपके गलत चले जाते हैं, केवल 3 सही होते हैं, फिर भी आपके घर से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जहां 50% सही होने की संभावना होती है, वहां ऐसी कभी संभावना नहीं हो सकती कि 9 तो ये गलत और 6 हुए 3 हुए सही, ऐसी नहीं होती है। उल्टा हो सकता है, 9 सही होंगे, इतने गलत हो सकते हैं। तो हल्का सा भी नुकसान नहीं होना है, जो होगा वो फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जिस सवाल में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, धड़े पागड़ी ही नहीं लगी, उस सवाल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना है, हाथ ही नहीं लगना, भाई तेरा तू काम करनी, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं, टक तक नहीं करना है। ऐसा नहीं है रबड़ उछाड़ो 2 4 5 6 की गिरियो, जो गिरा वो ऑप्शन उत्तर लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। और इसमें भी क्या होता है, 2.5 घंटे में से आधा घंटा तो आपके वो OMR सीट भरने में निकल जाता है, पीछे 2 घंटे ही बचते हैं। जब 2 घंटे पीछे बचते हैं और उसमें आपको इतने सारे सवाल करने हैं, तो पेपर को हैंडल करने का एक सिंपल सा शानदार सा एक सिंपल सा साधारण सा तरीका है कि इस पेपर के वे सवाल जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशन मिल जाती है, जिसमें गणना करनी पड़ती है, ये सूत्र लगाओ, वो लगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, फिर उत्तर निकालो, उनको आप एक बार के लिए साइड में कर दो। सवाल मिलाते जा रहे हो, सीधा सीधा उत्तर आ रहा है, टक 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 करते गए, जैसे गन्ना बढ़ाया घोड़ा कर दिया, फिर आगे निकल गए, करते गए, सारे सवाल हो गए। पता चला अभी भी आपके पास पर्याप्त समय पड़ा है, गन्ना वालों को करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बीच में गन्ना वालों को लेके फंस गए, तो कभी कभी क्या है, एक बार सवाल गलत होता है, अपन गन्ना दोबारा शुरू कर देते हैं, दोबारा गलत होता है, तिबारा शुरू कर देते हैं। शुरू न भी करते हैं ना, तो दिमाग में सब प्रेशर आ जाता है, क्या ये तो सवाल हो ही नहीं रहा, गलत हो गया नहीं, इस चक्कर में 2 सवाल और गलत कर जाते हैं। इसलिए गणना वालों को छोड़ दो, जो सीधे सीधे उन सब सवालों को करो, फिर गणना वालों के पास आओ, जितने हो जाते उतने करो, सारे होते सारे कर लो, और लगता है कि समय पूरा होने वाला है तो OMR सीट भरो, और जो पीछे रहने को छोड़ दो। इस तरीके से आप एक अतिरिक्त जो नुकसान होता है उससे बच सकते हो। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कहीं न कहीं ये आपको एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा जरूर देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक पढ़ते हैं दिल लगा के पढ़िए, दिमाग को टेंशन मुक्त करके पढ़िए, और आसपास में जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं उनको उठा उठा के दूर फेंक दो, उनके पास ही मत जाओ। और जब तक पढ़ते हो समर्पित होके पढ़ो। ये आना जाना, फंक्शन अटेंड करना, फलानी जगह ये हो गया वो हो गया, दुनियादारी की बातें छोड़ दो। और ये मौक़ों में जाना करना, ये वो थोड़ी दिन के लिए हमारे ऊपर छोड़ दो। जो सरकारी कर्मचारी हैं लगे हुए हैं उन पे छोड़ दो, हम जाएंगे आएंगे, भाई बहनों की तरफ से आपको कोई कपूरा नहीं आने देंगे। समझ में आया? डट के अच्छी एनर्जी के साथ लग जाइए। भगवान से प्रार्थना करते हैं जो आसर रीट का हुआ वो आपकी भर्ती का न हो,
और भर्ती बहुत ही साधारण शानदार तरीके से निपट जाए और आप उसमें अच्छे अंकों के साथ बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कही गई बात ठीक है, अच्छी है, फ़ायदेमंद है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो कि एक कुमार साहब ने इतनी शानदार शानदार बातें बताई है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।